हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल विजन एंड मिशन एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी क्लास 11 चैप्टर नंबर 2, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। यह एक संपूर्ण अध्याय होगा। एक ही चैप्टर में पूरा क्लास कंप्लीट किया जाएगा। यह एनसीईआरटी पर आधारित होगा और बोर्ड की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक गर्म खौलता हुआ खगोलीय पिंड से वर्तमान की इतनी सुंदर पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये एक खौलता हुआ आग का गोला है। इसमें लंबे टाइम के बाद शीतलन हुआ, फिर उसके बाद उसके भूपर्पटी का निर्माण हुआ। भूपर्पटी का निर्माण कैसे हुआ? जैसे ठंडा होता गया, जैसे कि आप देखते होंगे, हम दूध या फिर कोई भी गर्म चीजें रख देते हैं, जब वो ठंडा होता है तो ऊपर पपड़ी जैसा बन जाता है। तो इसी तरह कुछ हमारा पृथ्वी का भी निर्माण हुआ है और वर्तमान की पृथ्वी जीवन के अनुकूल बन पाई है। यह हमारा चैप्टर हो गया पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। अध्याय की रूपरेखा, यानी हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये इसके बारे में हम जानते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी द्वारा हुई, यानी एक बिंदु के आकार का पिंड, उसमें विस्फोट हुआ और विस्तारित होकर इतना बड़ा ब्रह्मांड का निर्माण किया। फिर इसमें तारों का निर्माण हुआ, निहारिका से ग्रहाणु बने, फिर ग्रहाणु से ग्रहें बने, जैसे कि पृथ्वी का विकास हुआ। पृथ्वी के विकास में स्थल मंडल और उसकी परतों का निर्माण हुआ। फिर वायुमंडल, जलमंडल और जीवन, गैस उत्सर्जन से शैवाल का निर्माण हुआ। ये सारी चीजें बनके तैयार हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति, प्रारंभिक और लोकप्रिय मत, यानी कुछ वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया कि कैसे पृथ्वी बना होगा। तो एक वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक इमैनुअल कांट। 1755 में इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे गैसीय परिकल्पना कहते हैं। इन्होंने देखा कि कुछ पिंड वायुमंडल में घूम घूम रहे थे और उनमें गुरुत्वाकर्षण हुआ और टकराए, फिर गुरुत्वाकर्षण से इकट्ठा होके बड़ा पिंड का निर्माण किए। इन्होंने कुछ इस तरीके से बताया कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कुछ इस तरीके से हुआ। फिर इन्होंने लाप्लेस एक वैज्ञानिक थे, 1796 ईस्वी में इस परिकल्पना में संशोधन करके बताया और उसे निहारिका परिकल्पना नाम दिया। इस सिद्धांत में बताया गया कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों की बादल से हुआ है, जो सूर्य की युवावस्था से संबंधित है। युवावस्था से संबंधित यानी जब सूर्य का निर्माण हो रहा था, तो ये जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ गैस के बादल घूम रहे थे। घूमते ये इनमें गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़ते गए, जुड़ते एक बड़े पिंड का निर्माण किए, जिसे ग्रह कहा गया। 1950 का संशोधित निहारिका परिकल्पना। 1950 में ऑटो स्मिथ और कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में फिर से संशोधन किया। उन्होंने बताया कि निहारिका का जो निर्माण हुआ है, वह सूर्य, हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कणों से घिरा हुआ था। उन्होंने ये बताया कि जो है निहारिका जो है सूर्य से घिरा हुआ है, जो हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कणों से बना हुआ है। यानी हमारा जो निहारिका है वह सूर्य से घिरा हुआ है। वो सूर्य जो है हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कण से बना हुआ है। फिर इसमें टकराव हुआ, कणों के बीच भारी घर्षण और टकराव हुआ। ये जो कणे थे, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, धूल कण जो थे,
इनमें टकराव होता गया। जब ये टकराए तो फिर एक तस्तरी नुमा आकार का निर्माण किए, गोल 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 घूमने लगे, यानी एक तस्तरी नुमा आकार का निर्माण किए। एक चपटी तस्तरी के आकार का बादल का निर्माण किए। यह घूमते 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 अभिवृद्धि, यानी कि इसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़ते गए। जुड़ने से एक छोटा पिंड, फिर उससे बड़ा पिंड बना जिसे ग्रहाणु बोला गया। फिर ग्रहाणु से जुड़ते गए, कई ग्रहाणु मिलके एक ग्रह का निर्माण किए। इस तरीके से ग्रहों का निर्माण हुआ। आधुनिक सिद्धांत क्या है? बिग बैंग थ्योरी। इसमें बताया गया है कि कैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यानी बिग बैंग थ्योरी में क्या बताया गया है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, कैसे एक छोटे से बिंदु से इतने बड़े ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यह एक छोटा सा बिंदु था, उसमें अत्यंत ताप, दाब और घनत्व था। इसकी वजह से इसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने की वजह से यहाँ चारों तरफ कंकड़ फैल गए, धूल के कण फैल गए। इसी तरह कुछ बिग बैंग थ्योरी में बताया गया कि एक बिंदु से ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। इसमें बताया गया कि 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। एडविन हब्बल ने बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो विस्तारित हो रहा है, यानी आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। एक आकाश गंगा दूसरे आकाश गंगा से दूर जा रहा है। यानी जैसे कि ये आकाश गंगा है, ये आकाश गंगा और ये अभी इतनी दूरी है, फिर इसमें दूरियां बढ़ रही हैं। ये जो अभी इतनी दिखाई जा रही है, इसमें बढ़ के इतनी हो गई, फिर धीरे धीरे ऐसे इतनी हो गई। इस तरीके से आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। ब्रह्मांड के विस्तार को कैसे समझे, इसे हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है। हम एक गुब्बारा लेंगे, गुब्बारे में हम कुछ बिंदु बनाएंगे, जैसे कि इसमें बताया गया है। ये 3 बिंदु बताया गया है, इसे हम आकाश गंगा मानेंगे। यह अभी गुब्बारा जो है नॉर्मल अवस्था में है, यानी कि फुलाया नहीं गया है। जब यह फुलाया गया तो इसमें क्या देखा, यहाँ पे बिंदु की बीच की दूरी इतनी है। जब यह फूला तो इनके बीच की दूरी कुछ इस तरीके से बढ़ गई। हमने इन बिंदुओं को आकाश गंगा माना था, तो कुछ इसी तरह ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है, यानी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु आकाश गंगाओं का स्वयं का विस्तार नहीं हो रहा है। अतः गुब्बारे का यह उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। यानी आप देखते होंगे कि जब गुब्बारा फूलता है, ये निशान जो हम बनाए रहते हैं, एक छोटा सा बिंदु होता है, लेकिन जब यह फूलता है तो इसका आकार भी बढ़ता है। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि अ, गुब्बारा एग्जाम्पल तो सही है, लेकिन इसमें जो बिंदु है उसका भी साइज बढ़ रहा है, जबकि ब्रह्मांड में ऐसा नहीं हो रहा है। ब्रह्मांड में सिर्फ आकाश गंगाओं की दूरियां बढ़ रही हैं, आकाश गंगाओं का विस्तार नहीं हो रहा है, उन्होंने ये बताया। बिग बैंग की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। बिग बैंग की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं, यानी कि चरण है इसमें। पहले चरण में क्या हुआ कि एक बिंदु था जो 13.7 अरब वर्ष पूर्व था। सिर्फ एक बिंदु था, इसमें एक परमाणु था। संपूर्ण पदार्थ एक अति सूक्ष्म गोलक में था। आयतन सूक्ष्म था, तापमान व घनत्व अत्यंत था। इसमें तापमान और घनत्व बहुत ज्यादा था। यह एक गोला तो था, यानी इसका आयतन बहुत कम था, लेकिन इसका जो तापमान और घनत्व है बहुत ज्यादा था।
तो क्या हुआ कि जब तापमान यानी गर्म होगा और घनत्व भी ज्यादा रहेगा तो इसमें विस्फोट होगा, कुछ इस तरीके से। दूसरे चरण में क्या हुआ, विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के कुछ सेकंड बाद ऊर्जा का पदार्थ में परिवर्तन हुआ, और पहले 3 मिनट के भीतर पहले परमाणु का निर्माण हुआ। यानी जब विस्फोट होगा तो क्या होगा, ऊर्जा जो है पदार्थ में बदलेगा। आपको पता होगा कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, तो इससे ऊर्जा जो निकली विस्फोट के दौरान, वह ऊर्जा पदार्थों में बदल गई, और यह पदार्थ पहले 3 मिनट में, यानी कि जैसे ही विस्फोट हुआ उसके 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का निर्माण हो गया। तीसरे चरण में क्या बताया गया है कि 3 लाख वर्ष तक तापमान में गिरावट आया। यानी कि तीसरे चरण में बताया गया कि तापमान में गिरावट आया 3 लाख वर्ष तक, यानी 3 लाख वर्ष के बाद तापमान में गिरावट हुआ। कितना गिरावट हुआ, 4500 केल्विन, 4500 डिग्री केल्विन तक गिरावट आई। परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। यानी कि जैसे जब विस्फोट हुआ था तो इस यहाँ बहुत ढेर सारे धूल कण सारा एकदम बिखरे हुए पड़े थे। जब इसमें तापमान में गिरावट हुआ तो क्या हुआ कि आसमान साफ होता चला गया। कुछ जैसे आपको दिख रहा है कि आकाश गंगाएं दिख रही हैं, सब एकदम साफ साफ दिखने लगा, इनके बीच की दूरी भी दिख रही है, कुछ इस तरीके से हुआ। यानी आसमान साफ हो गया। जब इसमें गिरावट आई, तापमान में गिरावट हुई तो आसमान साफ हो गया। ब्रह्मांडी विचारधाराएं, विस्तार बनाम स्थिर अवस्था। हाँ, इसमें बताया गया कि दो वैज्ञानिक ने बताया कि एडविन हब्बल ने बताया कि ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है, जबकि होयल ने बताया कि ब्रह्मांड स्थिर है। एडविन हब्बल ने एग्जाम्पल दिखाया, इन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, यानी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। जैसे कि गुब्बारा, गुब्बारा इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में दिखाया। इनका कोई प्रमाण नहीं मिल पाया कि ब्रह्मांड स्थिर है। ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा था। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड हमेशा से एक बिंदु की तरह ही है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इन्होंने ये बताया। जबकि एडविन हब्बल ने बताया कि ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। निष्कर्ष क्या निकला, वर्तमान वैज्ञानिक समुदाय बिग बैंग सिद्धांत के संपूर्ण पक्षधर हैं। यानी जो बिग बैंग थ्योरी बताई गई एडविन हब्बल द्वारा, सभी वैज्ञानिक इसे सच मानते हैं और अभी तक यही चल रहा है। अभी जब तक कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिल जाता, तब तक यही सत्य माना जा रहा है कि आकाशगंगाओं में विस्तार हो रहा है। निहारिका से तारों का जन्म कैसे हुआ। निहारिका क्या है, निहारिका जो है धूल कण गैस और इन्हीं सब का बादल है। निहारिका क्या है, धूल कण और बादल गैस के बादल हैं। एक आकाश गंगा का व्यास जो है 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष तक का होता है। यानी जो आकाश गंगा का व्यास है, व्यास का क्या मतलब होता है, ये जो आकाश गंगा का व्यास है वो कितना है, 80 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है, यानी कि एक साल में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है, यह बताया जाता है एक प्रकाश वर्ष में। इसमें बताया गया है कि कैसे तारों का निर्माण हुआ, एक निहारिका से, यानी कि धूल कण और बादल गैस से कैसे तारों का निर्माण हुआ। ऊर्जा और पदार्थ का असमान वितरण था। जैसे मैंने बताया कि निहारिका में क्या था, गैस थे और धूल कण थे।
यानी उनके बीच ऊर्जा और पदार्थ कहीं छोटे थे, कहीं बड़े थे, तो असमान वितरण था। फिर उसमें क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण हुआ। गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है कि चीजें आकर्षित होती हैं, छोटा पिंड बड़े पिंड की ओर आकर्षित होता है। हाइड्रोजन गैस के विशाल बादलों का संचयन हुआ। हाइड्रोजन संचयन होके हीलियम में बदला। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जब संचयन करता है, नाभिक की संलयन करता है, तो हीलियम में परिवर्तित होता है। तो हाइड्रोजन गैस के विशाल बादलों का संचयन हुआ, यानी हाइड्रोजन संकुचित होकर हीलियम में बदला, यानी कि धीरे धीरे हम साफ बादलों की तरफ और तारों के निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं। घने गैसीय पिंडों का विकास, यह इकट्ठा होते होते संचयन द्वारा हाइड्रोजन गैस संचयन से होते होते कुछ छोटे छोटे पिंड बने। इन पिंडों को हम तारा बोलते हैं। तारों का निर्माण जो है बताया गया कि 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। जैसे कि ऊर्जा और पदार्थ आप असमान वितरण था, यानी छोटे कहीं बड़े ऐसे कुछ पिंड पड़े हुए थे आकाश में। जैसे आपको दिख रहा है कि ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, कुछ छोटे छोटे भी हैं ऐसे। तो इसमें बताया गया कि ऊर्जा और पदार्थ का असमान वितरण था। फिर इसमें गुरुत्वाकर्षण हुआ। गुरुत्वाकर्षण में छोटी चीजें बड़ी चीज की ओर आकर्षित होती हैं, तो आकर्षित होती गई, यानी एक जुड़ती गई। फिर उसके बाद हाइड्रोजन का संचयन हुआ, हाइड्रोजन हीलियम में बदला, और इसी तरह फिर घने गैसीय पिंडों का विकास हुआ, यानी कि इकट्ठा होते 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 एक पिंड का निर्माण किए, जिसे हम तारा बोलते हैं। तारों का निर्माण कितना बताया गया कि 5 से 6 अरब वर्ष पहले किया गया। महत्वपूर्ण अवधारणा प्रकाश वर्ष। मैंने बताया कि प्रकाश वर्ष क्या है, एक दूरी का मात्रक है, दूरी का माप करता है, बल्कि समय का नहीं करता। और मैंने ये भी बताया कि जो प्रकाश है एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है, यही बताया जाता है कि यह एक प्रकाश वर्ष है। आपको दिख रहा है कि ये जो सूर्य है, सूर्य जो है पृथ्वी पर एक साल में कितनी दूरी तय किया, ये बताया जाता है एक प्रकाश वर्ष में। इसकी गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक तय करता है। एक प्रकाश वर्ष मतलब कितना होता है, 9.4 इंटू 46 × 10⁻12 किलोमीटर। इस 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड को इस एग्जाम्पल में बताया गया कि कितना होता है, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। और औसत दूरी देखा जाए तो कितना है, 14,50,98,000 किलोमीटर। यानी औसत दूरी में क्या होता है, एक एक्चुअल मान लिया जाता है। तो कितना है इसमें, 14,95,98,000 किलोमीटर। रोचक तथ्य क्या है, प्रकाश वर्ष के पैमाने पर पृथ्वी से सूर्य की दूरी मात्र 8.311 मिनट है। यानी कि जो सूर्य से पृथ्वी तक की पृथ्वी पर प्रकाश आ रहा है, वो कितनी स्पीड से आ रहा है, 3.8 3.8 311 में। ग्रहों का विकास। अब हम देखेंगे कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। हमने देखा कि ब्रह्मांड पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, फिर उसके बाद आया ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तारों का निर्माण कैसे हुआ। अब हम देखेंगे कि ग्रह ग्रह कैसे बने। ग्रह कैसे बने, निहारिका के अंदर गैस के गुंफित झुंड। निहारिका क्या है, गैस, गैस और
धूल कण के बादल हैं। तो क्या बताया गया कि नीहारिका के अंदर गैस के गुम्फित झुंड, गैस का जो झुंड था उसमें क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण हुआ, गुरुत्वाकर्षण से हुआ क्रोड बना, यानी कि ये क्रोड यानी कि बीच का हिस्सा बना, यानी केंद्र, केंद्र का निर्माण हुआ और चारों ओर गैस धूल की घूमती हुई तस्तरी बनी। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, निहारिका के अंदर जो गैस का गुम्फित झुंड था वह इकट्ठा होके क्रोड का निर्माण किया। फिर जो अन्य धूल कण थे वो क्या हुआ कि घूमते 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 एक तस्तरी नुमा आकार का निर्माण करते हैं। फिर क्या होता है कि दूसरे चरण में क्या होता है, ग्रहाणु का निर्माण होता है, गैस का संघनन होता है, गैस इकट्ठे होते हैं जैसे यहाँ पे बिखरे हुए हैं और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण से इकट्ठा हो गए हैं। फिर गैस का संघनन या संजनन प्रक्रिया से छोटे पिंड आपस में जुड़कर ग्रहाणु बने। यानी जो है ग्रह बनने के प्रोसेस में जो सबसे छोटा अणु बना वो था ग्रहाणु। यहाँ पे क्या था कि गैस के गुम्फित, यानी अभी यहाँ बनने की प्रक्रिया में है, यहाँ गैस के गुम्फित झुंड है और जो क्रोड का यानी कि केंद्र का निर्माण करते हैं, उसके किनारे किनारे ये धूल कण घूम रहे हैं। ये धूल धूल कण गुरुत्वाकर्षण से इकट्ठा होकर छोटे छोटे पिंड बने, मतलब ये छोटे छोटे कण हैं, ये कण इकट्ठा होके ग्रहाणु का निर्माण किए और ये ग्रहाणु जो है संघनित होकर ग्रह का निर्माण किए। यहाँ पे क्या लिखा है, संघटन और गुरुत्वाकर्षण के कारण असंख्य छोटे ग्रहाणु के सहवर्धित होने से बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। यानी कि ये जो छोटे छोटे ग्रहाणु हैं इसमें भी गुरुत्वाकर्षण से ये जुड़ते गए। फिर एक बड़े पिंड, ग्रह के आकार का बड़ा पिंड का निर्माण किए। छोटे जो ग्रहाणु थे वो इकट्ठा होते होते कई सारे, मतलब हजारों करोड़ों ग्रहाणु मिलके एक ग्रह का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का उद्भव, एक वीरान ग्रह से सुंदर तक का सफर। एक ये जो पृथ्वी है वीरान, यानी कि एक गैस का गोला जो था, एक सुंदर पृथ्वी के रूप में कैसे बना है, अब हम ये देखेंगे कि अब पृथ्वी एक वीरान से सुंदर ग्रह के कैसे बनी। ग्रहों का जो निर्माण बताया जाता है कि 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। सारे ग्रह एक साथ बने हुए हैं, इसका टाइम कितना है, 4.6 अरब वर्ष पूर्व। चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह, वायुमंडल बहुत विरल था, केवल हाइड्रोजन और हीलियम थे। सर्वप्रथम पृथ्वी पर क्या था कि एक खौलता हुआ गोला था, उसमें क्या था, चट्टाने एकदम वीरान थे, यानी कि उसपे तो जब ये गर्म खौलता हुआ पिंड है तो उसपे कोई भी चीजें टिक नहीं सकती, जैसे कि पेड़ पौधा नहीं हो सकती, तो इसलिए उसे बोला गया कि वीरान ग्रह था। वायुमंडल बहुत विरल था, वायुमंडल यानी कि बहुत विरल था बिल्कुल, और हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था अ, उसका वायुमंडल जो है हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था। मुख्य प्रश्न क्या है, यह अत्यधिक गर्म और निर्जीव ग्रह था, जीवन क्या था, अनुकूल ग्रह में कैसे बदल गया, ये क्वेश्चन है। उत्तर क्या है, 460 करोड़ वर्षों की भूवैज्ञानिक और रासायनिक प्रक्रियाएं से। यह एक खौलता हुआ पिंड था, इसमें रासायनिक प्रक्रियाएं हुई, फिर धीरे 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 कुछ बारिश हुआ, पिंडे टकराई, इसी तरह यह एक वीरान पृथ्वी सुंदर पृथ्वी में बदल गई। विभेदन,
विभेदन से क्या हुआ कि परतों का निर्माण हुआ, यानी विभेदन प्रक्रिया द्वारा परतों का निर्माण कैसे हुआ ये हम देखेंगे। जब वर्तमान पृथ्वी या नहीं, जब पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ तो एक गर्म गोला था। इससे क्या हुआ कि जो पृथ्वी के अंदर पदार्थ थे वह द्रव अवस्था में हो गए थे। इससे क्या हुआ, जब पदार्थ जो है पिघली अवस्था में थे तो भारी पदार्थ केंद्र की ओर, जैसे लोहा, और हल्के पदार्थ सतह की ओर आ गए। यह विभेदन की प्रक्रिया है। इसमें क्या है कि भारी पदार्थ केंद्र की ओर और हल्के पदार्थ सतह की ओर आ गए, यही है विभेदन। विभेदन दो चरणों में हुआ, जब यह पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब, और दूसरा चंद्रमा का निर्माण हो रहा था तब। द्वितीय चरण में क्या हुआ, चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान हुए विसर्ग संघटक से तापमान पुनः बढ़ा, जिससे विभेदन का दूसरा चरण हुआ। यानी विभेदन का दूसरा चरण चंद्रमा के निर्माण के टाइम में हुआ था। पहला जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो क्या था कि पृथ्वी एक गर्म गोला थी, उसके अंदर की पदार्थ जो है द्रव अवस्था में थे, तो भारी पदार्थ केंद्र की ओर, यह नियम है। भारी पदार्थ नीचे की ओर जाते हैं तो भारी पदार्थ केंद्र की ओर गए और हल्के जो पदार्थ थे वह सतह की ओर आ गए। इससे हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग का निर्माण हुआ। स्थल मंडल, स्थल मंडल और पृथ्वी की परतें। स्थल मंडल यानी पृथ्वी का ऊपरी भाग, ये चीजें कैसे निर्माण हुआ और उसकी परतों का कैसे निर्माण हुआ ये हम देखेंगे। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या बोलते हैं, उसे परपटी बोलते हैं। और उसका दूसरा भाग है उसके नीचे का प्रवाल यानी मेंटल। तीसरा हम बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को चार भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपरी भाग परपटी यानी क्रस्ट, दूसरा प्रवाल मेंटल, तीसरा बाह्य क्रोड आउटर कोर, चौथा जो है आंतरिक क्रोड इनर कोर। यह पहला हो गया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। कुछ इस तरह पृथ्वी के आंतरिक भाग का निर्माण हुआ। पृथ्वी के आंतरिक भाग का निर्माण कैसे हुआ, जैसे विभेदन प्रक्रिया द्वारा। भारी जो पदार्थ थे वो केंद्र की ओर, फिर उससे हल्का आउटर कोर में, फिर उससे हल्का जो है मेंटल में, फिर सबसे हल्का जो है वो परपटी पे आया। स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ, समय के साथ हल्के पदार्थ ठंडे हुए, ठोस रूप में परिवर्तित हुए और अंततः भूपर्पटी के रूप में विकसित हुए। यानी जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई वैसे वैसे ऊपरी भाग यानी पृथ्वी का स्थल मंडल बना। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई यानी अपना उष्मा रिलीज करती गई तो ऊपर की स्थल मंडल का निर्माण हुआ। महत्वपूर्ण नियम क्या है, सतह से गहराई की ओर जाने पर पदार्थ का घनत्व लगातार बढ़ता है। हमने देखा कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं यानी केंद्र की ओर, पदार्थ जो है भारी पदार्थ वो केंद्र में है, तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी की गहराई की ओर जाने पर पदार्थों का घनत्व लगातार बढ़ता है। वायुमंडल और जलमंडल का विकास। वायुमंडल और जलमंडल का निर्माण कैसे हुआ अब ये हम देखेंगे। वर्तमान स्थिति क्या है, वायुमंडल की संरचना में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। जो वर्तमान का वायुमंडल है उसमें क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सर्वाधिक है, यानी कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और 1% में सभी गैसें हैं। इसका विकास यात्रा हम देखते हैं। प्रारंभिक में हाइड्रोजन हीलियम वायुमंडल से लेकर
आज के जीवनदायी आवरण तक का सफर 3 प्रमुख अवस्थाओं में पूरा हुआ। विकास यात्रा हम देखते हैं, प्रारंभिक हाइड्रोजन हीलियम वायुमंडल से लेकर आज का जीवनदायी आवरण तक का सफर 3 प्रमुख अवस्थाओं में पूरा हुआ। जो हमारा वायुमंडल है 3 चरण में पूरा हुआ। इसे हम अवस्थाओं में डिवाइड किए, यानी कि वायुमंडल निर्माण किन किन अवस्थाओं में हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ये हम देखेंगे। एटमॉस्फेयर गैस जो है, हमारा वायुमंडल जो है गैस से बना हुआ है, ये आपको पता है, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन है सर्वाधिक। जलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल देखते हैं निर्माण कैसे हुआ, इनकी अवस्थाएं देखते हैं। वायुमंडल में विकास की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था क्या है? आदिकालिक गैसों का ह्रास हुआ। यानी आदिकालिक गैसें कौन कौन सी थी? हाइड्रोजन और हीलियम। सर्वप्रथम ये सूर्य की जो पवनें हैं, यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम के जो बादल थे उसको उड़ा ले गई, यानी कि पृथ्वी से दूर चली गई। पहले चरण में क्या हुआ? आदिकालिक गैसों का ह्रास हुआ। सौर पवन के तीव्र प्रभाव के कारण प्रारंभिक वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम पृथ्वी से दूर धकेल दिए गए। दूसरे चरण में क्या हुआ? पृथ्वी के भीतर से निकली भाप और जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। दूसरे चरण में क्या हुआ? गैस उत्सर्जन हुई। गैस उत्सर्जन कैसे हुई? ये ज्वालामुखी उद्गार हुआ, उससे गैसें बाहर आई। तो गैसें सबसे पहले सर्वाधिक मात्रा में क्या आया? भाप और जलवाष्प। ये भाप और जलवाष्प संघनित होकर वर्षा किए। फिर यहाँ फिर नीचे जो आया पानी, फिर पृथ्वी के ठंडा होने के दौरान फिर से जलवाष्प और भाप और जलवाष्प ऊपर गए। इसी तरह लगातार होते होते पृथ्वी ठंडी होती गई, लगातार बारिश हुआ। तो वायुमंडल का संशोधन, जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की भारी वृद्धि हुई। यानी जैसे ज्वालामुखी उद्गार से भाप और जलवाष्प निकले और संघनित होकर वर्षा किए। फिर लगातार इसी तरीके से चक्रण चलता रहा। लगातार बारिश होने से क्या हुआ? जो गड्ढे थे वहां पे पानी भर गया। पानी भरने की वजह से वहां महासागर का निर्माण हुआ। जब महासागर का निर्माण हुआ तो सबसे पहले शैवाल बने उसमें। शैवाल फिर प्रकाश संश्लेषण किए। प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में गया और जिससे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। गैस उत्सर्जन और महासागरों का जन्म, इसमें दिखाया गया है कि कैसे गैस गैस का उत्सर्जन हुआ। पृथ्वी के अंदर से जलवाष्प CO2, मीथेन और अमोनिया का निकास हुआ। ये CO2 क्या करता है? तापमान को गिराता है। ये सारी कैसे निकली? निकलने के बाद संघनन हुआ। संघनन होने से क्या हुआ? वर्षा हुई। पृथ्वी के ठंडे होने से जलवाष्प का संघनन CO2 के घुलने से अत्यधिक वर्षा हुई। संघनन हुआ। इन गैसें जैसे ऊपर गई, इनमें संघनन हुआ। संघनन होने से बारिश हुई। बारिश होने से पृथ्वी और ठंडी हुई। ठंडी होते गई और जहां पे गड्ढे थे वहां पे क्या हुआ कि पानी भर गया। पानी भरने से महासागर का जन्म हुआ। तीसरा चरण क्या है? संचयन। वर्षा जल का विशाल गर्तों में इकट्ठा हुआ। वर्षा जल विशाल गड्ढों में इकट्ठा हुई और महासागरों का निर्माण किए। तथ्य क्या है? महासागर जो है 400 करोड़ साल पुराना है। बताया जाता है कि महासागर का निर्माण जो है 400 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। जैसे कि
अंतिम चरण क्या है? अंतिम चरण है जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसमें जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि हमारा पृथ्वी बन चुका है, वायुमंडल बन चुका है और जलमंडल भी बन चुका है। अब हमें क्या देखना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, सॉरी सॉरी, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि हमने ब्रह्मांड देख लिया, वायुमंडल देख लिया, ब्रह्मांड, तारे, ग्रह, सौरमंडल, चंद्रमा, पृथ्वी, सब देख लिया। पृथ्वी का पूरा देख लिया कि वायुमंडल का भी निर्माण हो चुका है, जलमंडल का भी निर्माण हो चुका है। अब उसमें जरूरत है जीवन की। जीवन का निर्माण कैसे हुआ, यह हम देखेंगे। हम रासायनिक प्रतिक्रिया, कहा जाता है कि जटिल जटिल कार्बनिक अणु जो थे, सबसे पहले जटिल कार्बनिक अणु बने, हीलियम और हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या है, जटिल कार्बनिक अणु बने। उसमें क्या था कि यह एक प्राकृतिक घटना है। सबसे पहले जटिल कार्बनिक अणु बने, उसमें क्या है, खुद को दोहराने में सक्षम थे। वो जो अणु थे मतलब दोहरा सकते थे, ऐसे अणु बने। फिर क्या हुआ, 3.8 अरब वर्ष पूर्व जीवन का आरंभ हुआ। 3.8 अरब वर्ष पूर्व जीवन का आरंभ हुआ। जीवन का आरंभ को सबसे पहले कहाँ हुआ था? महासागर में। महासागर में सबसे पहले ब्लू ग्रीन शैवाल का निर्माण हुआ था। हमने देखा कि महासागर, गड्ढों में पानी भरने की वजह से महासागर का निर्माण हुआ। महासागरों में शैवाल का निर्माण हुआ। शैवाल से क्या हुआ कि प्रकाश संश्लेषण होने की वजह से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी। जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी तो यानी कि जीवन की उत्पत्ति के लिए अनुकूल वायुमंडल का निर्माण हो चुका है। जब वायुमंडल का निर्माण हो चुका है, जलमंडल का निर्माण हो चुका है, तो अब जीवन की उत्पत्ति होगी। तो इसमें बताया जा रहा है कि 3.8 अरब वर्ष पूर्व जीवन का आरंभ हुआ। सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी जीवाश्म ब्लू ग्रीन शैवाल के समान, यानी ब्लू ग्रीन शैवाल का सबसे पहले निर्माण हुआ। फिर इसमें क्या है, 2 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ, ऑक्सीजन संतृप्त हुआ। प्रकाश संश्लेषण से महासागर के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन भर गया, यानी कि ये शैवाल बना। शैवाल प्रकाश संश्लेषण किया, महासागरों में सबसे पहले निर्माण हुआ था। प्रकाश संश्लेषण किया, प्रकाश संश्लेषण से क्या हुआ, ऑक्सीजन संतृप्त हुआ। ऑक्सीजन पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन भर गया। एक नजर में ब्रह्मांडी विकास का संपूर्ण कालक्रम। ब्रह्मांडी विकास का संपूर्ण कालक्रम, यानी कि कैसे जीवन की उत्पत्ति तक का सफर तय हुआ, ये हम देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि एक छोटा सा बिंदु था, इसमें विस्फोट हुआ, इसे बोला गया बिग बैंग। यह कब हुआ था? 13.7 अरब वर्ष पूर्व, यानी सबसे पहले ब्रह्मांड का जो निर्माण है 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ। फिर तारों का निर्माण हुआ, जो है 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड के निर्माण के बाद तारों का निर्माण हुआ। तारों के निर्माण के बाद ग्रहों का निर्माण हुआ। इसका टाइम है 4.6 अरब वर्ष पूर्व। फिर 4 अरब वर्ष पूर्व महासागरों का निर्माण हुआ। और उसके बाद जीवन का आरंभ कितना है? 3.8 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तारों का निर्माण हुआ, ग्रहों का, महासागरों का, फिर जीवन का आरंभ हुआ। और जीवन का आरंभ हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन का भराव हुआ वायुमंडल में, जो है इस जीवन के आरंभ की वजह से, यानी ब्लू ग्रीन शैवाल की वजह से वायुमंडल में ऑक्सीजन भरा। यानी कि इसका टाइम पीरियड बताया गया है 2 अरब वर्ष पूर्व वायुमंडल में ऑक्सीजन आया। यानी कि अब जो है
जीवन की उत्पत्ति होगी। ज्ञान परीक्षण, एनसीईआरटी एनसीईआरटी आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें कुछ क्वेश्चंस है, उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पृथ्वी की आयु कितनी है? उत्तर है 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ है। हमने पढ़ा कि 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में क्या सहायक नहीं था? ये ऑप्शन है। क्या सौरमंडल सहायक था, गैस उत्सर्जन सहायक था, प्रकाश संश्लेषण सहायक था? तो हमने पढ़ा वायुमंडल के निर्माण में सौरपवन था, गैस उत्सर्जन था और प्रकाश संश्लेषण था। ये तीनों चीजें वायुमंडल के निर्माण में सहायक थी। और जबकि सहायक क्या नहीं था? विभेदन। विभेदन किसकी निर्माण में सहायक था? स्थल मंडल के निर्माण में सहायक था। पृथ्वी पर जीवन का आरंभ कब हुआ? हमने पढ़ा है कि पृथ्वी का पर जो है सबसे पहला जीव जो है ब्रू ग्रीन एल्गी आया था। उसका टाइम है 3.8 अरब वर्ष पूर्व सबसे पहले पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई। तो हमारा सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों। अगला हमारा जल्द ही क्लास आने वाला है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।